तो माइनिंग ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फर्स्ट एड के एमसीक्यूज का पार्ट 2 देखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि आपका थोड़ा हट के भी कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, जिसमें कि आपका मतलब फर्स्ट एड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, उन क्वेश्चंस की बात आज मैं करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए जरूरी भी साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम ऑफ फर्स्ट एड। निम्न में से फर्स्ट एड के एम क्या क्या हैं? फर्स्ट एड का क्या एम है? प्रिजर्व लाइफ एंड लिम्स, टू लिमिट फर्दर इंजरीज, टू प्रमोट रिकवरी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, अब इसमें होता क्या है कि फर्स्ट एड है क्या? बेसिकली फर्स्ट एड है कि अगर आप कोई भी इमीडिएट असिस्टेंस किसी को दे दें, ठीक है, मतलब किसी को तुरंत ही इलाज दें। सबसे पहला जो भी व्यक्ति इंजर्ड है, ठीक है, मतलब कि उसको अगर आप कोई भी स्किल्ड मेडिकल वाला हेल्प अगर आती है, तो उसके आने के पहले आप जो मेडिकल असिस्टेंस देते हैं, जो उसकी हेल्प करते हैं, उसी को कहा जाता है फर्स्ट एड। अब होता क्या है कि कभी कभार, जैसे अब ये जरूरी क्यों है, फर्स्ट एड इतना जरूरी आखिर क्यों हो जाता है? क्योंकि कभी कभार होता क्या है कि फर्स्ट एड, जैसे कि कोई किसी व्यक्ति को कोई इंजरी हुई, अब उसको इंजरी हो गई, अब हम इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर के आने का। जब तक में डॉक्टर आएगा, हो सकता है उसकी वो इंजरी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाए कि डॉक्टर आके सिर्फ उसकी सांसें चेक करके ही निकल लेगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसी को लिमिट करने के लिए, उस कंडीशन में ना पहुंचने पाए व्यक्ति, आपका जो भी विक्टिम है, उसको रोकने के लिए हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट एड के मेन एम क्या होते हैं कि सबसे पहला तो लोगों की जो भी है, तो उसकी जिंदगी बचाना, उसके बॉडी के जो पार्ट्स है उसको बचाना। ठीक है, उसकी इंजरी आगे ना बढ़ पाए, इसलिए उसको हम फर्स्ट एड जो है तो प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा, उसको रिकवर करने में मदद मिले, थोड़ी बहुत जो भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज, तो वो प्रोवाइड कराने में फर्स्ट एड आपका हेल्प करता है। तो ये बातों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ड्राई बैंडेजेस ड्राई बैंडेज इज डन to stop the blood flow, in order to stop the injury, to apply pressure to the wound, to prevent wound। ड्राई बैंडेज क्यों लगाया जाता है? ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए, इंजरी को रोकने के लिए, ताकि वाउंड पे एक प्रेशर अप्लाई किया जा सके, या फिर वाउंड बोले तो जो घाव है उसको रोकने के लिए। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बैंडेज क्या है? बैंडेज का मेन काम क्या होता है? बेसिकली बैंडेज का मेन काम होता है टू कवर द वाउंड, टू कवर द वाउंड, वाउंड को ढक देना, जो घाव है उसको ढक देना। ठीक है, दूसरा, एक प्लेस पर प्रेशर अप्लाई करना ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, या फिर बैंडेज की मदद से हम क्या करते हैं, स्प्लिंट। स्प्लिंट बोले तो आपका जो लकड़ी के पटरे वगैरह लगाते हैं, अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसमें उसको इधर उधर ना मूवमेंट हो पाए, तो उसको भी जो है तो सपोर्ट करने के लिए इसका बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, आपका जो फर्स्ट लेयर होता है बाउंड में, जब आप बैंडेज लगाते हो तो बैंडेज का जो फर्स्ट लेयर होता है, जो कि बाउंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंडेज बोलते हैं। ठीक है, तो बैंडेज बोलते हैं उसको। क्या कहा जाता है? ड्रेसिंग कहा जाता है। अब ड्रेसिंग कैसा होता है? एक होता है वेट और एक होता है ड्राई। ठीक है, अब जो वेट ड्रेसिंग होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि बैंडेज के अंदर एक मॉइस्ट, मतलब कि नमी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होगा कि आपके जो डेड टिश्यूज हैं,
डेड टिश्यूज मतलब कि वहां घाव में जो भी आपके ऐसे टिश्यूज हैं या फिर जो भी ऐसे पार्ट्स हैं आपके स्किन के, वो अगर इधर उधर भाग रहे होंगे तो उनको एक जगह पे रखने में मदद करेगा, चिपका के रखेगा। ड्राई ड्रेसिंग में क्या होता है कि आप इन्फेक्शन फैलने से रोकते हैं। ड्राई ड्रेसिंग अगर कर रहे हैं किसी के तो उसका मतलब क्या है, आप इन्फेक्शन फैलने से रोक रहे हैं। ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए ड्राई ड्रेसिंग किया जाता है। अरे यार ये वाला क्वेश्चन 2 बार हो गया। शिट। एन एफिशिएंट ड्रेसिंग शुड बी विथ जर्म्स, जर्म फ्री, ऑयली, विथ मॉइस्ट। अब जो एक आप ड्रेसिंग करते हैं वो कैसा होना चाहिए? आपका ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए? जर्म फ्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फर्स्ट एड कॉन्सिक्वेंस इन अ करेक्ट मैनर। रीस्टोर ब्रीथिंग, स्टॉप सीवियर ब्लीडिंग, ट्रीट शॉक, कॉल एडवांस मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनको एक सही ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए, रीस्टोर ब्रीथिंग, अब आपका कोई भी व्यक्ति है उसका जो ब्रेन है वो 6 मिनट में लगभग लगभग क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। ठीक है, अगर उसकी ब्रीथिंग हम नहीं वापस लाते हैं तो वो 6 मिनट में उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा आपका सीवियर ब्लीडिंग। सीवियर ब्लीडिंग क्या होता है कि अगर आपके बॉडी में ब्लड नहीं होगा, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन आपकी बॉडी में सप्लाई नहीं होगा। उस केस में भी आपके सारे के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। ट्रीट शॉक, इसमें क्या होता है कि जो भी विक्टिम होता है उसका माइंड और बॉडी, वो सब दोनों एक साथ काम करने चाहिए ताकि वो हेल्दी तरीके से वो जो है तो वर्क कर सके। ठीक है, हेल्दी रहे ताकि वो, इसीलिए इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसको लगातार, उसको आवाज भी देते हैं, मतलब कि शॉक में क्या करते हैं, उसको लगातार हिलाते रहेंगे शोल्डर्स को पकड़ के और उसको आवाज देते रहेंगे ताकि वो रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसकी बॉडी भी लगातार हिलती रहती है और उसको जो है तो लगातार उसके क्या बोल सकते हैं, उसका ब्रेन भी लगातार काम करता रहता है, सुनता रहता है, तो ये दोनों साथ में काम करने चाहिए। हाँ, अब आप शॉक ट्रीटमेंट को ज्यादातर किससे कंसिडर नहीं कर लेते हैं, मेंटल या फिजिकल चीजों से कंसिडर कर लेते हैं कि जो भी मेंटल बंदा होगा उसी को शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो शॉक ट्रीटमेंट का मतलब हर वक्त वो नहीं होता जो अजय देवगन के साथ हुआ था। ठीक है, किस मूवी में हुआ था ये आप बताइए, रवीना टंडन के चक्कर में। दूसरा, आपको मेडिकल हेल्प को तुरंत ही बुलाना है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये तो समझ ही गए आप। दिलवाले, क्या बात है। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, सबसे पहले तो अगर उसने सांस उसको सही तरीके से नहीं आ रही है तो उसको तो सांस उसकी रिस्टोर करो, नहीं तो 6 मिनट में तो वो वैसे मर जाएगा, है ना। तो सबसे पहला काम तो यही करना है। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी ब्लीडिंग को रोकिए। ठीक है, वो तो ब्लीडिंग रोकना बाद में, पहले तो उसको जिंदा रखो भाई, उसकी सांस वापस लाओ अगर चली गई तो। ठीक है, उसके बाद उसको हल्का फुल्का झटका देके उसको जगा के रखना है, उसको सोने नहीं देना है। ठीक है, और फिर जैसे ही वो जब थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाता है तब जाके आप मेडिकल हेल्प को जो है तो कॉल करेंगे। अगर आप अकेले हैं और अकेले नहीं है, 2-4 लोग हैं, तो कोई ना कोई तो कर ही दिया होगा फोन। हाँ, लेकिन पूछ लेना, पता चला ताके बैठे हो के ये कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRAB इन मेडिकल फर्स्ट एड? मेडिकल फर्स्ट एड में DRAB का फुल फॉर्म क्या है? डेंजर, रेस्पॉन्स, एयरवे एंड ब्रीथिंग, डेंजर, रिएक्ट, एयरवे एंड ब्रीथिंग, ड्रैग, रेस्पॉन्स, एयरवे एंड ब्रीथिंग, ड्रैग, रिएक्ट, एयरवे एंड ब्रीथिंग।
तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये आपका थोड़ा याद रखने वाली चीज है कि DRAB का फुल फॉर्म क्या होता है मेडिकल फर्स्ट एड में, ठीक है, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। अब इसमें क्या क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो जो अनकॉन्शियस पर्सन है, ये इसको बेसिकली आपका जो ड्रैब एक प्रकार का क्या है, ये सर्वे है, ड्रैब सर्वे है ये एक प्रकार का, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी अनकॉन्शियस व्यक्ति होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है डेंजर के बारे में कि जो आप या फिर जो भी अनकॉन्शियस व्यक्ति है, दोनों खतरे से बाहर हो के नहीं, आप सेफ जगह पे हो के नहीं, ठीक है। दूसरा, रेस्पॉन्स, अगर आप अकेले हैं तो मदद के लिए किसी को आवाज दें, ठीक है। दूसरा, यह चेक करिए कि व्यक्ति जो है, तो जो भी व्यक्ति अनकॉन्शियस है वो आपको रेस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, मतलब उसके ऊपर आवाज, उसको जो है तो चिल्लाकर आप उससे पूछ सकते हो, भाई तू जिंदा है कि नहीं है, आंखें खोल, क्या तू मेरी बातें सुन पा रहा है, कैन यू हियर मी, ओपन योर आईज, है ना, इस टाइप की बातें उससे करनी है चिल्ला चिल्ला के, ताकि वो रेस्पॉन्स देता है कि नहीं देता, ये देखना है, ठीक है। उसके शोल्डर्स को बहुत तेजी से हिलाना है। उसके बाद एयरवे, अब इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले तो चेक करते हैं कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है, ये चेक किया जाता है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। और फिर उसके साथ ही ये भी चेक, अगर वो सांस ले रहा है तो उस केस में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भाई उसको कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई दूसरी इंजरी तो नहीं है, ठीक है, तो ये चीज हम देखते हैं। अब अगर वो रेस्पॉन्स नहीं देता है, अगर वो आपकी बातों का किसी प्रकार से रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, सांस देंगे, है ना। तो ये चीज का भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, उसके मेथड्स मैंने बताए हैं रेस्क्यू वाले, कहीं तो मैंने बताया था, कुछ तो पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स यूज इन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में निम्न में से कौन सी टेक्निक यूज होती है, हाँ, EMT में पढ़ाया था। फर्स्ट एड में कौन सी टेक्निक यूज होती है, ड्रेसिंग, बैंडेज, ट्रांसपोर्ट टेक्निक, ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट एड में ये सारी चीजें यूज होती हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द ABC ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट आर। बेसिक लाइफ सपोर्ट के ABCs क्या है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एयरवे ब्रिज कैनाल, एक्शन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, नन ऑफ द अबव। DRSAB है, क्या लिखे हो जी, एस, DRAB, एस का मतलब क्या है, सेवंथ का इज द राइट आंसर। एन एफिशिएंट ड्रेसिंग शुड बी, देख लो भाई, क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन हु हैज कंज्यूम पॉइजन इज। अब जिस भी व्यक्ति ने पॉइजन खाया है, तो सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि इसने जहर पी लिया है, खा लिया है। डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, पर्सन फॉलिंग अस्लीप, हैविंग फीवर, पर्सन साउट। अब यार जो जहर खाया वो तो सोएगा ही ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर सीवियर ब्लीडिंग। अगर मान लो किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो पहला चीज आप क्या करेंगे,
विक्टिम को रिकवरी पोजीशन पर रखेंगे, साफ कपड़े से या हाथ से उसके ऊपर जो है तो डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे, फिर या फिर उसको वो साफ कपड़े से ढक देंगे या फिर ऑक्सीजन देंगे उसको। तो ऑप्शन नंबर वी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसको उसके ऊपर एक डायरेक्ट प्रेशर लगाएंगे ताकि ब्लीडिंग को कम किया जा सके या रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिनिंग द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट। जब आप किसी भी पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो सबसे पहला एक्शन आपके द्वारा क्या होगा? ब्रीदिंग चेक करना, इंश्योरेंस चेक करेंगे उसका है कि नहीं, है ना, स्पीक टू द विक्टिम एंड शेक हिज शोल्डर्स, विक्टिम से बात करना है और उसके शोल्डर्स को चेक करना है, चेक करना है सॉरी, और उसके एक्सटर्नल इंजरीज को चेक करना है। ला 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 ला। भाई पहले तो चेक करोगे ना वो जिंदा है कि नहीं। बिल्कुल संकेत, बिल्कुल सही। भाई पहले तो ये पता करो वो जिंदा है कि नहीं, तो उससे तो बात करो पहले, सांस तो बाद में दोगे। अगर मान लो कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा फिर सांस चेक करोगे, और सांस चेक करने पे कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया तब जाके उसको सांस देने की कोशिश करेंगे। ब्रीदिंग तो बाद में आता है। हाँ शाउट भी बोल सकते हैं। व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड दैट अ पर्सन एक्सपीरियंस अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस और फेंटिंग। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति को बेहोशी आ रही है बार बार, ठीक है, बेहोश हो जा रहा है, आंखें बंद करके लेटे जा रहा है, तो उसको वो चीज ना होने पाए इसके लिए आप क्या करेंगे? स्पीक टू द विक्टिम एंड एडमिनिस्टर अ पेन स्ट्रोक, let the victim remain in its chair, apply fresh air, let the victim lay down and reassure the victim, all of the above। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसको फ्रेश एयर में लेके जाना है और आराम से लिटा देना है जो बार बार बेहोश हो रहा है उसको। ठीक है, अब इसका इलाज तो आप का ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ वेन ब्लीडिंग। वेन ब्लीडिंग कैसे पता करेंगे आप? ब्लड फ्लोस इक्वली आउट ऑफ वाउंड, मतलब वेन में से ब्लीडिंग हो रही है, मतलब लगातार नस में से ब्लड निकल रहा है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि नस में से ही ब्लड निकल रहा है? इसमें क्या होता है कि जो घाव है उसमें से लगातार एक बराबर जो है तो ब्लड का फ्लो बना रहता है। दूसरा बोलता है कि ब्लड जो है तो घाव में से जैसे पल्स नहीं होती हमारी, दुख 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 दुख, तो वैसे निकलता है ना, पल्सेस के फॉर्म में। या फिर ब्लड बहुत ही धीरे फ्लो आउट होता है बाउंड में से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। ठीक है, ब्लड लगातार बाहर आता रहता है, दुख दुख वाला सीने नहीं रह जाता जी। अरे यार इतना मार काट देखते हो मूवी वगैरह में, ये बताओ जब किसी का गला काट दिया जाता है तो धड़धड़ा के एकदम से ढेर सारा खून नहीं निकलता है कि उसका फव्वारा एकदम ऊपर गया फिर नीचे है, फिर ऊपर गया फिर नीचे है। ऐसा थोड़ी ब्लड निकलता है, एक बार एक लगातार निकलता है ना। वेयर डू पोजिशन द नॉट इन द एंड ऑफ द बैंडेजेस ऑफ अ इमरजेंसी बैंडेज। अच्छा, अब किसी को बैंडेज लगाते हो, हाँ पिचकार ही जैसा। अब देखिए, किसी को अगर बैंडेज बांधते हो या आप क्या करते हो, पट्टी वगैरह बांधते हो, है ना, जो न, वो चाइनीज है ना, उनका कुछ भी हो सकता है। पट्टी बांधते हैं तो पट्टी का जो नॉट है, जो गांठ है, वो किधर होना चाहिए? बैंडेज
ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ बैंडेज, बैंडेज के टॉप पे होना चाहिए, वाउंड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, जो घाव है उसके ऊपर होना चाहिए, वाउंड से के अपोजिट साइड में होना चाहिए, या नन ऑफ द अबव। तो बाबू जब गांठ बांधते हो तो वाउंड के अपोजिट साइड में हम जो है तो गांठ बांधते हैं, ठीक है। कभी नहीं करवाए हो क्या पट्टी वट्टी? आ जाओ, मैं आ जाओ, मैं पापा कर देंगे। व्हाट डू यू डू फॉर स्मॉल कट? अगर छोटा सा कट लग जाता है कहीं भी तो आप क्या करेंगे? साबुन से धो देना है और पानी से, ठीक है, और स्टेराइल बैंडेज से ढक देना है उसको, स्टेराइल बैंडेज से बस ढकना है। वाउंड को क्लीन करना है कॉटन वूल से, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसको पहले साफ करना है, उसके बाद फिर स्टेराइल बैंडेज लगाना है। देखो, सिर्फ स्टेराइल बैंडेज से ढकना ही काफी नहीं है, ठीक है। हमें डेटॉल किस लिए दिया जाता है? ये साबुन और पानी तो ठीक है, बहुत पुरानी चीज हो गई, आजकल डेटॉल आता है, क्यों दिया जाता है ना? छोटा मोटा जब कट लग जाता है तो भाई उसके लिए तो आप फर्स्ट किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को तो बुलाओगे नहीं ना। छोटा सा कट लगा है तो उसको साफ करो और फिर उसके ऊपर बैंडेज लगाओ, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट बैंडेज तो लगा नहीं सकते हैं। दूसरा, कॉटन वुल का कभी भी इस्तेमाल ना करें, ये सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि अगर छोटा बहुत कट लगा है तो कॉटन वुल क्या हो जाएगा, वो वहां पे जाके चिपक जाता है, ठीक है। पहले के जमाने में स्पेशल जो उनके सोप आते थे उससे धोया जाता था, आज के टाइम में तो हम डेटॉल वगैरह यूज कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो क्या कह रहा था, कॉटन जो है तो चिपक जाता है, तो बाद में उसको निकाल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, वो पूरा मतलब बहुत ज्यादा दर्द करता है, फिर उसको साफ करने में बड़ी दिक्कत जाती है। इसलिए कॉटन वुल का इस्तेमाल आजकल बंद कर दिया गया है, पहले के टाइम में बहुत होता था जब ऑप्शंस नहीं थे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द सीपीआर प्रोसीजर? सीपीआर प्रोसीजर क्या होता है बताएंगे जरा? कार्डियक पल्मोनरी रेजोल्यूशन, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो पता करना है वो सांस ले रहा है कि नहीं, रेस्क्यू ब्रीदिंग ओनली, सिर्फ ब्रीदिंग के बारे में पता करना है उसमें, या फिर चेस्ट को बस हम दबाएंगे, या फिर ब्रीदिंग भी चेक करेंगे और उसका चेस्ट भी कंप्रेस करते रहेंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोनों चीज करना है। व्हाट कैन कॉज द ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप? आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन किस चीज के कारण रुक सकता है? हार्ट अटैक के कारण, ब्लीडिंग इन द स्मॉलर वेन्स, सर में चोट लगने के कारण, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हार्ट अटैक अगर आ जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डू यू चेक फॉर ब्रीथिंग? ब्रीथिंग आप कैसे चेक करोगे सामने वाला सांस ले रहा है कि नहीं? सुन के, उसका चेस्ट देख के कि ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल सांस ले रहा होगा तो ऊपर नीचे थोड़ी होगा ज्यादा। फील विथ चीक, उसके गाल दबा के फील करेंगे। लुक, लिसन एंड फील,
है ना, उसको देखो, सुनो और फील करो, तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया? हाइपोथर्मिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बीमारी है। वार्म एंड स्वेटी, कोल्ड एंड स्वेटी, कोल्ड, टायर्ड, शिवरिंग एंड एक्टिंग, जस्ट वेरी स्वेटी। क्या होता है हाइपोथर्मिया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत पढ़े हो यार तुम लोग। उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट एड में इतना जानते होगे। नहीं, मिर्गी नहीं यार। हाइपोथर्मिया एक ऐसी स्टेट है बॉडी की कि बॉडी क्या हो जाता है, नॉर्मल जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, उससे नीचे टेम्परेचर जाने लगता है। ठीक है, तो उस केस में जो है, तो आप उस व्यक्ति को ठंडी लगेगी, थकान महसूस होगी, शिवरिंग होगा, है ना। तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन समवन ब्रेक्स एन आर्म? अगर किसी का हाथ टूट जाए तो क्या करेंगे आप? चिल्ला के भाग देना, एक प्लास्टर लगा देना उसके ऊपर, एंटीसेप्टिक से साफ करना, किसी चीज के अंदर उसका हाथ डाल देना ताकि इधर उधर हिले ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है किसी चीज के अंदर उसका हाथ डाल देना ताकि वो इधर उधर हिले ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्लास्टर कहाँ से लगाओगे जी? फर्स्ट एड है ना। अब बिना कहीं को सोचे समझे प्लास्टर लगा दोगे? चलो ठीक है, फर्स्ट एड है तो आपके पास प्लास्टर भी मौजूद है, लेकिन यार बिना एक्सरे लिए कहाँ से टूटा है, कैसे टूटा है, कैसा क्या है, तो उसके बिना थोड़ी आप प्लास्टर लगा सकते हो। हाँ, स्प्लिंट से बांध सकते हो, ये एक बेस्ट मेथड है। ठीक है, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा, बहुत अच्छा आप लोग पढ़े हैं कम से कम फर्स्ट एड। तो अब मैं और भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की फिर तैयारी कर लेता हूँ फर्स्ट एड में, है ना।